1857 एक ऐसा साल जिसने जिसने हिंदुस्तान की कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। लोग इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, पर क्या ये सच में ऐसा था, या ये बस 100 साल से सुलग रहे गुस्से का एक अचानक विस्फोट था? ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि ये महज एक दिन की घटना नहीं थी। ये तो 100 साल से जो गुस्सा जमा हो रहा था, उसका एक ज्वालामुखी की तरफ फटना था। 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी। ठीक 100 साल पहले। हाँ, ठीक 100 साल। और वहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी जड़ें जमानी शुरू की। तो ये सिर्फ एक सैनिक विद्रोह नहीं था, जैसा कई लोग कहते हैं। ये उस दौर के हर इंसान का, राजा, किसान, सिपाही, सबके दर्द का एक मिला-जुला रूप था। तो चलिए इसी गुस्से की जड़ों तक चलते हैं। इन धागों को एक एक करके सुलझाते हैं। शुरुआत कहाँ से करें? शायद राजनीतिक कारणों से? हाँ, बिल्कुल। और जब हम राजनीतिक कारणों की बात करते हैं तो एक नाम सबसे पहले आता है, लॉर्ड डलहौजी। और उनकी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यपगत का सिद्धांत। एग्जैक्टली कहने को तो एक कानून था, पर असल में ये भारतीय रियासतों को निगलने की एक मशीन थी। मतलब अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं है तो उसका राज, उसकी विरासत सब खत्म, अंग्रेजों का हो जाएगा। बिल्कुल। सतारा, संबलपुर और सबसे मशहूर झांसी, एक एक करके रियासतें इसी नीति का शिकार हुईं। इससे तो भारतीय शासकों में एक असुरक्षा की भावना फैल गई होगी। बहुत ज्यादा। उन्हें लगा कि आज पड़ोसी का राज गया है, कल हमारा भी जाएगा। और ये सिर्फ एक नीति नहीं थी। इससे पहले लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक संधि थी, सब्सिडियरी अलायंस। हाँ, उसने तो राजाओं को वैसे ही एक तरह से पंगु बना दिया था। अपनी सेना हटाकर ब्रिटिश सेना रखो और उसका खर्चा भी खुद उठाओ। मतलब अपनी ही सुरक्षा के लिए दुश्मन के मोहताज हो गए। सही बात है। आजादी बस नाम की रह गई थी। तो ये तो हुई महलों की बात, राजाओं और नवाबों की। लेकिन इतना बड़ा विद्रोह सिर्फ उनके दम पर तो खड़ा नहीं हो सकता। आम आदमी की जिंदगी में क्या चल रहा था? आम आदमी की तो कमर ही टूट चुकी थी। जी। खासकर किसानों की। अच्छा। अंग्रेजों ने जमीन से पैसा निचोड़ने के लिए 3 अलग-अलग सिस्टम बनाए। स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। नाम तो बहुत भारी लगते हैं। नाम भारी थे, पर नतीजा एक ही था। किसानों की बर्बादी। टैक्स इतना ज्यादा था कि किसान अपनी ही जमीन पर कर्जदार बन गया था। मतलब जो सदियों से जमीन का मालिक था वो अब मजदूर बन रहा था। या तो मजदूर या फिर साहूकार के कर्ज में डूबा हुआ। और जब पेट की आग जलती है तो फिर विद्रोह की जमीन अपने आप तैयार हो जाती है। तो एक तरफ अपनी सत्ता खोते राजा, दूसरी तरफ अपनी जमीन खोते किसान। मतलब पूरा समाज एक बारूद के ढेर पर बैठा था। बस एक चिंगारी की जरूरत थी। और वो चिंगारी आई एक नई बंदूक की शक्ल में, एनफील्ड राइफल। हाँ, और उसके साथ आए नेत कारतूस, जिन्हें राइफल में डालने से पहले दांत से काटना पड़ता था। और यहीं से बात बिगड़ गई। यहीं से एक अफवाह फैली जिसने सब कुछ बदल दिया। अफवाह ये थी कि कारतूसों पर जो ग्रीस लगी है वो गाय और सुअर की चर्बी से बनी है। ओह, मतलब हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के धर्म पर एक साथ हमला। बिल्कुल। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र और सुअर मुसलमानों के लिए हराम। और सिपाहियों को लगा कि ये कोई गलती नहीं है, ये जानबूझकर उनके धर्म को भ्रष्ट करने की एक साजिश है। और यही वो चिंगारी थी जिसने पूरे बारूद में आग लगा दी। एग्जैक्टली। और इस आग को सबसे पहले हवा दी एक सिपाही ने, जिसका नाम आज हर कोई जानता है, मंगल पांडे, बैरकपुर छावनी। हाँ, मंगल पांडे। 29 मार्च 1857। पर यह समझना जरूरी है कि वो शायद कोई पूरी क्रांति शुरू करने के इरादे से नहीं निकले थे। तो फिर क्या था वो? एक अचानक भड़का गुस्सा? हाँ, एक स्वाभिमानी सैनिक का गुस्सा था जिसे लगा कि अब बस पानी सिर से ऊपर जा चुका है। उन्होंने उन कारतूसों को छूने से साफ मना कर दिया। और जब अंग्रेज अफसरों ने दबाव बनाया तो उन्होंने हमला कर दिया। उनका नारा मारो फिरंगी को उस वक्त बहुत से सिपाहियों के दिल की आवाज बन गया। लेकिन उनकी इस कोशिश को तो तुरंत कुचल दिया गया। 8 अप्रैल को उन्हें फांसी दे दी गई। हाँ, उन्हें शहीद कर दिया गया। लेकिन उनकी शहादत बेकार नहीं गई। वो एक प्रतीक बन गए। उनकी कहानी आग की तरह दूसरी छावनियों में फैली। तो विद्रोह की संगठित शुरुआत यहां से नहीं हुई है? नहीं, असली और संगठित शुरुआत हुई ठीक 1 महीने बाद, 10 मई 1857 को मेरठ से। मेरठ में ऐसा क्या अलग हुआ? यहाँ किसी एक सैनिक का गुस्सा नहीं था। यहाँ पूरी की पूरी टुकड़ियों ने, 20वीं नेटिव इन्फेंट्री और 3री कैवेलरी ने मिलकर बगावत की। अच्छा। उन्होंने सिर्फ कारतूस छूने से मना नहीं किया, उन्होंने जेल तोड़ दी,
अपने साथियों को छुड़ाया, हथियार लूटे और अंग्रेज अधिकारियों को मार डाला। और एक नारा दिया, चलो दिल्ली। हाँ, चलो दिल्ली। ये बहुत बड़ा रणनीतिक कदम था। पर दिल्ली ही क्यों? उस वक्त तो दिल्ली में एक बूढ़े और शक्तिहीन मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के अलावा कुछ था नहीं। शक्तिहीन जरूर थे, पर वो एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक थे। वो उस पुरानी हिंदुस्तान की आखिरी निशानी थे। तो 11 मई को जब ये सिपाही दिल्ली पहुंचे और उन्होंने बहादुर शाह जफर को शहंशाह हिंदुस्तान घोषित किया, तो उन्होंने इस विद्रोह को एक राष्ट्रीय प्रतीक दे दिया, एक झंडा दे दिया। मतलब अब ये सिर्फ सिपाहियों का गुस्सा नहीं था, ये हिंदुस्तान के बादशाह के नाम पर लड़ी जाने वाली आजादी की लड़ाई बन गई थी। बिल्कुल, भले ही असली कमान जनरल बख्त खान जैसे लोगों के हाथ में थी, पर जफर के नाम ने पूरे विद्रोह को एक वैधता दे दी। तो दिल्ली केंद्र बन गया और फिर ये आग पूरे उत्तर भारत में फैल गई। और यहीं पर हमें कुछ ऐसे नाम मिलते हैं जो आज भी बहादुरी की मिसाल हैं। कानपुर में नाना साहेब और तात्या टोपे। नाना साहब का अपना दुख था, अंग्रेजों ने उनके पिता की पेंशन बंद कर दी थी, लेकिन उनके सेनापति तात्या टोपे वो एक बेहतरीन रणनीतिकार थे। उनकी गुरिल्ला युद्ध नीति के बारे में बहुत सुना है। हाँ, छापा मार लड़ाई। उन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। वो अचानक हमला करते और गायब हो जाते। और लखनऊ में बेगम हजरत महल, उन्होंने भी कमाल का नेतृत्व दिखाया। वाकई, अपने बेटे बिरजिस कद्र के नाम पर उन्होंने खुद शासन संभाला और अंग्रेजों को बहुत कड़ी टक्कर दी। और फिर वो नाम जिसके बिना 1857 की कहानी ही अधूरी है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। उनकी तो बात ही अलग है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत अंग्रेज उनकी झांसी हड़पना चाहते थे। रानी का जवाब था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। और वो अपनी बात पे अड़ी रहीं। वो सिर्फ एक रानी नहीं, एक महान योद्धा थीं। खुद अपनी सेना का नेतृत्व करती थीं। उनकी वीरता का अंदाजा इस बात से लगता है कि अंग्रेज कमांडर यू रोज, जिसने उन्हें हराया, उसने उनकी मृत्यु के बाद कहा था, यहाँ लेटी हुई यह औरत विद्रोहियों में अकेली मर्द थी। ये बहुत बड़ी बात है, दुश्मन कमांडर से ऐसी तारीफ मिलना। बिल्कुल। के जमींदार कुंवर सिंह ने तलवार उठा ली और वो सिर्फ लड़ नहीं रहे थे, वो जीत रहे थे। क्या बात है। उन्होंने अपनी जमींदारी के चप्पे चप्पे की जानकारी का इस्तेमाल किया और गुरिल्ला युद्ध से अंग्रेजों को कई बार हराया। वो इस विद्रोह की सबसे बड़ी प्रेरणाओं में से एक थे। तो इतने वीर योद्धा, इतनी बहादुरी, नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, ऐसा लगता है कि इनके सामने तो अंग्रेजों को टिकना ही नहीं चाहिए था। फिर भी ये विद्रोह नाकाम क्यों हो गया? कहाँ कमी रह गई? देखिए, जज्बा और बहादुरी बहुत थी, लेकिन जंग जीतने के लिए एक रणनीति, एक संगठन भी चाहिए होता है, जिसकी कमी थी। हाँ, सबसे बड़ी कमी थी एकता और एक केंद्रीय नेतृत्व की। ये सभी महान नेता थे, पर वो सब अपने अपने इलाकों के लिए लड़ रहे थे। मतलब रानी झांसी के लिए लड़ रही थी, कुंवर सिंह बिहार के लिए। कोई एक नेशनल लीडर नहीं था। मावड़ा ज्यादा लग रहा था। और शायद पूरा भारत भी इस लड़ाई में शामिल नहीं था। ये दूसरा बड़ा कारण था। दक्षिण भारत और पंजाब जैसे बड़े हिस्से, वो या तो शांत रहे या उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। और समाज के पढ़े लिखे तबके का क्या? व्यापारी, जमींदार, उनमें से भी ज्यादातर लोग इस विद्रोह से दूर रहे। उन्हें लगा कि ये पुराने सामंती दौर को वापस लाने की कोशिश है। और सबसे बड़ी बात, अंग्रेजों के संसाधन। हाँ, उनके पास बेहतर बंदूकें थी, बेहतर सेना थी, और दो चीजें थी जो विद्रोहियों के पास बिल्कुल नहीं थी, रेलवे और टेलीग्राफ। एक तार ने इतना फर्क पैदा कर दिया। बहुत बड़ा फर्क। टेलीग्राफ अंग्रेजों का नर्वस सिस्टम था। उन्हें विद्रोहियों की हर हरकत की खबर घंटों में मिल जाती थी, और रेलवे से वो तेजी से सेना भेज सकते थे। जबकि विद्रोही आपस में बात करने के लिए घुड़सवारों पर निर्भर थे। हो चुका होता था। तो ये एक तरह से हिम्मत और टेक्नोलॉजी के बीच की लड़ाई थी। आप ऐसा कह सकते हैं। और धीरे धीरे अंग्रेजों ने एक एक करके दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी सब पर दोबारा कब्जा कर लिया। जून 1858 में ग्वालियर के पतन के साथ ही इस महान विद्रोह का अंत हो गया। तो विद्रोह कुचल दिया गया, लेकिन इतने बड़े भूचाल के बाद जमीन वैसी ही नहीं रह सकती। इसका असर तो बहुत गहरा पड़ा होगा। बहुत गहरा। 1857 का सबसे बड़ा और सीधा नतीजा ये निकला कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया। मतलब जिस कंपनी ने 100 साल तक राज किया, उसे हटा दिया गया। हाँ, ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम 1858 पास किया। अब भारत किसी व्यापारी कंपनी की जागीर नहीं था, बल्कि सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के शासन में आ गया था। और गवर्नर जनरल का पद बदलकर वाइसरॉय कर दिया गया। हाँ, वाइसरॉय यानी क्राउन का सीधा प्रतिनिधि।
लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वाइसरॉय बने। और अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में भी कुछ बदलाव किए होंगे? बहुत बड़े बदलाव किए। उन्होंने भारतीय राजाओं को भरोसा दिलाया कि अब उनके राज्य नहीं हड़पे जाएंगे। सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या कम करके यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी। और सबसे खतरनाक, वो क्या? उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति को और मजबूती से लागू करना शुरू कर दिया। उन्हें समझ आ गया था कि अगर हिंदू मुसलमान एक हो गए तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। ये बहुत दिलचस्प है कि इस एक घटना को इतिहासकार भी कितनी अलग-अलग नजरों से देखते हैं। एक तरफ वीडी सावरकर हैं, जो इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। हाँ, सावरकर का मानना था कि ये एक सोची समझी संगठित राष्ट्रीय जंग थी। लेकिन दूसरी तरफ आरसी मजूमदार जैसे इतिहासकार हैं, जिनका कहना था कि यह न तो पहला था, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। और ब्रिटिश इतिहासकार? वो तो इसे हमेशा से सिर्फ एक सिपाही विद्रोह कहकर इसके महत्व को कम करने की कोशिश करते रहे। 1857 का विद्रोह अपने तात्कालिक लक्ष्य में भले ही नाकाम रहा, वो अंग्रेजों को भारत से निकाल नहीं पाया। हाँ, तात्कालिक लक्ष्य में नाकाम रहा, लेकिन इसने भारत के भविष्य पर एक ऐसी छाप छोड़ी जिसे मिटाया नहीं जा सकता। किस तरह की छाप? इसने पहली बार इतने बड़े पैमाने पर भारत के लोगों के मन में एक साझा दुश्मन के खिलाफ लड़ने की भावना पैदा की। हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। और इसने हमें रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, मंगल पांडे, कुंवर सिंह जैसे नायक दिए। बिल्कुल, वो प्रेरणा के स्रोत बन गए। इसने भारतीय राष्ट्रवाद के वो बीज बो दिए जो बाद में एक बड़ा पेड़ बने। तो मैदान पर हारी हुई एक लड़ाई, लेकिन लोगों के दिलों और दिमाग में एक नई लड़ाई शुरू कर गई। और यही सोचने वाली बात है कि 1857 की ये विरासत, चाहे हम इसे एक वीरतापूर्ण प्रयास माने या एक दुखद विफलता, इसने अगले 90 सालों तक भारत के स्वतंत्रता संग्राम की मशाल को कैसे जलाए रखा होगा।